हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, हम लोगों ने उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंटेंट या सहायक लेखाकार परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट की थी दोस्तों, जिसमें दोस्तों जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था कैश फ्लो स्टेटमेंट। और दोस्तों ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का आज सेकंड पार्ट है, और जिन लोगों ने भी इससे पहला वाला पार्ट नहीं देखा है आप लोग उसे देख सकते हैं। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। साथ ही दोस्तों ये जो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट जो टॉपिक है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इससे अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं और जो आगामी एग्ज़ाम है वहाँ से लगभग पुराने एग्ज़ामों में तो इससे एक दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, और आगामी एग्ज़ामों में भी इसमें प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। और दोस्तों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये प्रश्नों की श्रृंखला कैसी लग रही है। और साथ ही दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें, और उन लोगों तक मेरे चैनल को ज़रूर शेयर करें जो लोग असिस्टेंट अकाउंटेंट या कॉमर्स की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की महत्वपूर्ण वीडियो को। आज का पहला प्रश्न है, कोष प्रभाव विश्लेषण में कोष शब्द का क्या अर्थ होता है। यानी दोस्तों बताने हैं आप लोगों को जो हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट या फिर एनालिसिस जो होता है उसमें फंड शब्द से क्या से है ये बताना है। पहला ऑप्शन है दोस्तों रोकड़, चालू संपत्तियाँ, चालू दायित्व, या फिर चालू संपत्तियाँ माइनस चालू दायित्व। तो दोस्तों याद रखेंगे, इससे पूर्व की जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी दोस्तों उसमें मैंने फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट का बेसिक कुछ जानकारियाँ दी थी, और उसमें मैंने बताया था दोस्तों जो फंड फ्लो स्टेटमेंट होता है वो हमारा मेनली वर्किंग कैपिटल जिसे हम लोग कार्यशील पूंजी कहते हैं दोस्तों, उस पर प्रभाव डालती है या इफेक्ट डालती है। और वर्किंग कैपिटल ये प्रश्न भी बन जाता है कि वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं या कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं। तो वर्किंग कैपिटल दोस्तों करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी को यदि हम माइनस कर दें तो उसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी मद कोष प्रभाव से संबंधित है। तो दोस्तों बताना है कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट से ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन है या ऐसी कौन से पॉइंट हैं जो इससे रिलेटेड है। पहला ऑप्शन है दोस्तों इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, रोकड़ के रूप में अंशों का निर्गमन, अंशों के रूप में बोनस का भुगतान, लेनदारों को नगद भुगतान, भूमि के बदले भवन का क्रय। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी ट्रांजैक्शन में फंड फ्लो स्टेटमेंट है या नहीं है, फंड फ्लो स्टेटमेंट है या नहीं है, इसको जानने के लिए दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे हमें दो बातें याद रखनी है। पहली तो ये कि जो फंड फ्लो हम तभी मानेंगे जब हमारी वर्किंग कैपिटल में कमी या वृद्धि होगी, और दूसरी चीज़ ये कमी वृद्धि भी हम उसमें तब काउंट होगी या तब देखा जाएगा जब कोई करंट एसेट का रिलेशन नॉन करंट एसेट से हो, करंट लायबिलिटी का नॉन करंट लायबिलिटी से, या फिर नॉन करंट एसेट से हो, तभी वहाँ पे को आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट माना जाएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, रोकड़ के रूप में अंशों का निर्गमन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। बीमा कंपनियों से प्राप्त दावे को माना जाता है, यानी क्लेम रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनीज आर रिलेटेड एज या ट्रीटेड एज। तो दोस्तों जो इंश्योरेंस क्लेम हमें रिसीव होता है वो कौन सी क्रिया के अंतर्गत आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में। और इससे पहले भी मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट बताया था आप लोगों को, कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें दोस्तों मैंने ये बताया था कि इसमें 3 प्रकार की हमारी एक्टिविटी होती है, आपकी ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग और आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो दोस्तों जो भी बीमा कंपनियों से हमें क्लेम रिसीव होते हैं वो कौन सी एक्टिविटी है ये बताना है। पहला ऑप्शन है परिचालन संबंधी क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह, विनियोग संबंधी क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह, वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखना, जितने भी हमारे क्रेडिटर और डेटर और हमारे सेल्स और जितने भी, यानी हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे संचालन से संबंधित जितने भी खर्चे हों या फिर रेवेन्यू हो, एक्सपेंसेस या फिर रेवेन्यू हो, तो वहाँ पर को हमारा परिचालन या फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड होता है। तो आपका क्लेम्स रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस भी आपका एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ये आप याद रखेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। परिचालन संबंधी क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह में निम्नलिखित शामिल होता है। पहला ऑप्शन है अधिकार शुल्क, फीस, कमीशन, ऋण पत्रों का क्रय, मशीन का क्रय, अंशों का निर्गमन। तो दोस्तों ऑपरेटिंग एक्टिविटी बतानी है कि कौन सी इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। तो दोस्तों इसका जो पहला ऑप्शन है अधिकार शुल्क, फीस और कमीशन, ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंतर्गत आता है। अगला ऑप्शन जैसे कि दे रखा है दोस्तों इसमें ऋण पत्रों का क्रय। तो दोस्तों ऋण पत्रों का क्रय आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाएगा, और मशीन का क्रय ये भी आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाएगा, और अंशों का निर्गमन आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फंड प्रभाव विवरण में गैर चालू संपत्तियां हैं,
यानी दोस्तों नॉन करेंट एसेट बताना है हमें। पहला ऑप्शन है विदित लेनदार, विदित देनदार, ख्याति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों नॉन करेंट एसेट बतानी है। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, जो विदित लेनदार होते हैं ये हमारी लायबिलिटी होती है और जो आपके विदित देनदार होते हैं ये हमारे एसेट होते हैं। और इसमें से आपको ये बताना है कि नॉन करेंट एसेट के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ख्याति यानी गुडविल, जो आपकी दोस्तों एक अदृश्य प्रकार की एसेट होती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कोष प्रभाव विवरण का आधारभूत उद्देश्य क्या प्रदर्शित करता है। पहला ऑप्शन है दोस्तों वित्तीय स्थिति, कार्यशील संपत्तियों में वृद्धि या कमी, दायित्व में वृद्धि या कमी, कार्यशील पूंजी में वृद्धि या कमी। जैसे कि दोस्तों पहली प्रश्न में मैंने डिस्कस किया था कि जो कोष प्रवाह विवरण होता है, हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट होता है, वो हमारे वर्किंग कैपिटल को इफेक्ट करता है। और साथ ही दोस्तों स्टार्टिंग में जब कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट हमारी वित्तीय स्थिति को बताता था, लेकिन अब उसे हटा दिया गया है। तो दोस्तों अब फाइनली जो आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट है उसमें हमारा वर्किंग कैपिटल में जो भी वृद्धि या कमी होती है उसी को दर्शाया जाता है। तो यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी दे रखा है कि कार्यशील संपत्तियों में वृद्धि या कमी। तो दोस्तों ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, आप लोग देख लीजिएगा। कभी ऐसा भी हो सकता है जल्दीबाजी में हम लोग कार्यशील संपत्ति में वृद्धि या कमी भी लगा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कोष का प्रवाह हुआ तब माना जाता है जब, यानी दोस्तों कंडीशन बतानी है कि जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है वो कब माना जाएगा। पहला ऑप्शन है लेनदारों को रोकड़ का भुगतान किया, देनदारों से रोकड़ प्राप्त किया, मशीनरी का नगद क्रय किया, उपरोक्त सभी। तो जैसे कि दोस्तों मैंने बताया था कि जब भी फंड फ्लो स्टेटमेंट हम बनेंगे तो वहाँ पे दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। एक तो वर्किंग कैपिटल को वो इफेक्ट कर रहा हो और दूसरा उनमें अपोजिट रिलेशन हो। तो देखते हैं दोस्तों, पहला ऑप्शन है लेनदारों को रोकड़ का भुगतान किया। तो दोस्तों लेनदार हमारे जो हैं ये भी हमारे ऑपरेटिंग पीरियड के अंदर अल्पकाल के लिए भी हो सकते हैं। तो और रोकड़ भी हमारा एसेट, करंट एसेट के रूप में और करंट लायबिलिटी के रूप में, तो ये होगा नहीं। अगला ऑप्शन है दोस्तों देनदारों से रोकड़। तो दोस्तों ये दोनों आपके करंट एसेट से रिलेटेड होंगे, ये होगा नहीं। अगला ऑप्शन है दोस्तों मशीनरी का नगद क्रय किया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक फिक्स एसेट और लॉन्ग टर्म हम जिसे बोल सकते हैं, और आपका नगद क्रय जो कि कैश हमारी करंट एसेट है। तो इस प्रकार से राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कोष का प्रयोग है। पहला ऑप्शन है मशीन का क्रय, ऋण पत्र का शोधन, लाभांश का भुगतान, उपरोक्त सभी। कोष का प्रयोग बताना है दोस्तों, यूज ऑफ फंड बताना था। तो दोस्तों हमने जैसे कि पूर्व में बता चुके हैं कि जो हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट होता है उसमें दोस्तों दो चीज़ें और आती हैं, एक तो यूज ऑफ फंड और एक सोर्स ऑफ फंड। तो ये दो बातें आप लोग याद रखेंगे। पहले मैंने बोला यूज ऑफ फंड जैसा कि पूछा है, और इसमें एक चीज़ और पूछता है सोर्स ऑफ फंड। तो इन दोनों का मतलब समझ लीजिए दोस्तों, आप क्वेश्चन को खुद ही सॉल्व कर लेंगे। यूज ऑफ फंड का मतलब होता है डायरेक्टली अगर हम बोलें यूज ऑफ फंड यानी आउटफ्लो, और सोर्स ऑफ फंड का मतलब होता है इनफ्लो। यानी जब वर्किंग कैपिटल बढ़ती है तो दोस्तों सोर्स ऑफ फंड कहा जाता है, और जब वर्किंग कैपिटल हमारी घटती है तो उसे यूज ऑफ फंड कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मशीन का क्रय भी हो जाएगा, ऋण पत्रों का शोधन भी हो जाएगा, लाभांश का भुगतान ये भी हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। दीर्घकालीन विनियोग का विक्रय सूचक है। तो दोस्तों जो हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं यदि हम उन्हें सेल करेंगे तो क्या होगा ये बताना है। पहला ऑप्शन है चालू संपत्तियों में परिवर्तन, कोषों का प्रयोग, कार्यशील पूंजी में वृद्धि और कोषों का स्रोत। सोचिए दोस्तों जब हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को सेल करेंगे तो पहली बात तो ये हमारी वर्किंग कैपिटल हुई। जब हम सेल करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि जब हम सेल करेंगे तो हमारे पास कैश आएगा, और जब कैश आएगा दोस्तों तो यानी हमारी वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो होगा। और इस जो फंड फ्लो स्टेटमेंट होता है जब हमारी वर्किंग कैपिटल बढ़ती है तो दोस्तों इसे हम लोग बोलते हैं सोर्स ऑफ फंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। कोष प्रभाव विवरण बनाते समय कर के लिए आयोजन माना जाता है। पहला ऑप्शन है केवल चालू दायित्व, केवल लाभ का समायोजन, चालू दायित्व तथा या लाभ का समायोजन,
चालू दायित्व तथा लाभ का समायोजन। तो दोस्तों जो भी हमारा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन होता है वहाँ पे हमें ये बात याद रखनी है, जो प्रोविजन होता है दोस्तों वो हम दोनों कंडीशन में बनाते हैं। जब फर्म को प्रॉफिट हो रहा हो तब भी बनाते हैं, और जब फर्म को हानि हो रही हो तब भी हम, या लॉस हो रहा हो तब भी हम उसे बनाते हैं। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे दोनों कंडीशन फुलफिल होती है, चालू दायित्व या फिर समायोजन का, लाभ का समायोजन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित लेन देनों में से किसका परिणाम कोष प्रवाह के रूप में होता है? तो फिर से दोस्तों वो ट्रांजैक्शन पहचाननी है जिसमें आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट होगा। पहला ऑप्शन है लेनदारों को बिल जारी किया, मशीनरी के बदले अंश जारी किए गए, देनदारों से रोकड़ की वसूली हुई, अंशतः रोकड़ तथा अंशतः कच्चे माल के बदले में ऋण पत्र जारी किए गए। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है लेनदारों के बिल जारी किए गए। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि जो लेनदार होते हैं दोस्तों, इन्हें हम लोग विदिन 1 ईयर में हमारे जो क्रेडिटर होते हैं हम उन्हें पेमेंट कर देते हैं। और जो सेकंड ऑप्शन है मशीनरी के बदले में अंश जारी किए गए। मशीनरी हमारी एक फिक्स एसेट है जिसे हम एज ए लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग इसे देख सकते हैं, और अंश भी हमारे लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। तो इस प्रकार ये भी सेम कंडीशन फॉलो करते हैं, ये भी नहीं है। देनदारों से रोकड़ की वसूली, तो दोस्तों देनदार और जो हमारे रोकड़ होते हैं ये दोनों करंट एसेट होते हैं। तो इस प्रकार ये भी आपका आंसर नहीं हुआ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अंशतः रोकड़ और अंशतः कच्चे माल के बदले में ऋण पत्र हम लोग जारी करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मद निधि का स्रोत नहीं है? ये बताना है दोस्तों। सोर्स ऑफ फंड नहीं है, यानी यूज ऑफ फंड होगा। पहला ऑप्शन है अंश पूंजी का निर्गमन, स्थायी संपत्तियों की बिक्री, बोनस अंशों का निर्गमन, अंश प्रब्याजी। तो दोस्तों यहाँ पे बताना है यूज ऑफ फंड कौन सा है, यानी हम डायरेक्टली इसे समझ सकते हैं यूज ऑफ। जब सोर्स ऑफ फंड नहीं होगा तो वो क्या होगा? यूज ऑफ फंड होगा। तो दोस्तों जब हम अंश पूंजी निर्गमन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? कैश आएगा, यानी इनफ्लो होगा। तो ये आंसर होगा नहीं। अगला है सेल्स ऑफ फिक्स एसेट, जब हम किसी फिक्स एसेट को हम सेल करेंगे तो वहाँ पे भी हमारे पास फंड आएगा, यानी कैश आएगा। तो ये भी ऑप्शन होगा नहीं। तो इशू ऑफ बोनस शेयर, तो जब हम इशू ऑफ बोनस शेयर करेंगे तो ये दोस्तों ये हम उन शेयर होल्डर्स को करते हैं बोनस इशू जो जिनके द्वारा हमारे कंपनी में ज़्यादा फंड लगाया गया होता है, तो उन्हें हम बोनस के रूप में उन्हें हम लोग बोनस से इशू करते हैं। तो दोस्तों ये एक प्रकार का हमारा जो होती है वर्किंग कैपिटल, इसके द्वारा हमारी कम होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कार्यशील पूंजी की आवश्यकता निर्भर करती है, यानी दोस्तों रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल डिपेंड, वर्किंग कैपिटल की जो आवश्यकता है वो किस पर निर्भर करती है? पहला ऑप्शन है परिचालन चक्र की समयावधि पर, व्यापार के आकार पर, चालू संपत्तियों के आवर्त पर, या ए बी सी उपरोक्त सभी पर। तो दोस्तों याद रखेंगे जो हमारी परिचालन चक्र की समयावधि होती है उसमें भी हमारी वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होती है। दूसरा दोस्तों व्यापार के आकार पर भी हमारी वर्किंग कैपिटल डिपेंड करती है। चालू परिसंपत्तियों के आवर्त पर भी हमारी वर्किंग कैपिटल डिपेंड करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मद के परिणाम स्वरूप वित्तीय संसाधन प्रवाह होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल बी रिजल्ट इन फ्लो ऑफ फंड? फ्लो ऑफ फंड बताना है आप लोगों को। भवन का उधार विक्रय, बोनस अंशों का निर्गमन, अपलिखित ख्याति, सामान्य संचय का लाभ हस्तांतरण। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा क्रेडिट सेल ऑफ बिल्डिंग। दोस्तों इसे समझते हैं कि जो हमारा भवन है या हमारी जो बिल्डिंग है दोस्तों वो एक फिक्स एसेट है, और जो हमारे क्रेडिटर होते हैं उन्हें हम एज ए विदिन 1 ईयर के अंडर में हम लोग उन्हें लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा नगद प्रवाह नहीं है? नगद प्रवाह नहीं है। पहला ऑप्शन है दोस्तों स्थायी संपत्तियों का विक्रय, मशीनरी का उधार क्रय, ऋण पत्रों का निर्गमन, व्यवसायिक क्रियाओं से नगद। तो दोस्तों यहाँ पे बताना है कि नॉन कैश आइटम कौन सा है या फिर नॉन कैश फ्लो कौन सा है। तो दोस्तों स्थायी संपत्ति का विक्रय करेंगे, यहाँ पे बोला नहीं गया कि कैश या फिर क्रेडिट, तो इसे हम कैसे मानेंगे। अगला है मशीनरी का उधार क्रय। तो दोस्तों जब सामने सामने लिखा है कि क्रेडिट सेल है, क्रेडिट परचेस है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निधि प्रवाह विवरण का मूल उद्देश्य निम्नलिखित में से इंगित करता है। तो दोस्तों बताने हैं जो हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट है उसका मुख्य उद्देश्य निम्न में से कौन सा है? फाइनेंशियल पोजीशन या वित्तीय स्थिति, परिसंपत्तियों में वृद्धि या कमी, दायित्व में वृद्धि या कमी, कार्यशील पूंजी में
वृद्धि या कमी। तो दोस्तों इससे पूर्व भी ये प्रश्न आ चुका है, ठीक उसी प्रकार से थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करी है इसने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कार्यशील पूंजी में वृद्धि तथा या कमी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है स्वचालन या ऑटोमेशन मिशन एवं कंप्यूटरीकरण कार्यालय को बनाता है। यानी दोस्तों कंप्यूटरीकरण के द्वारा क्या होता है, वो कार्यालय में उससे क्या प्रभाव पड़ता है, ये बताना है। कार्य रहित, पावरलेस शक्ति रहित, पेपरलेस कागज रहित, लीडरलेस नेतृत्व रहित। तो दोस्तों याद रखेंगे कि जो हमारा ऑटोमेशन एंड कंप्यूटराइजेशन होता है उसके द्वारा कार्य रहित नहीं होता है। कार्य रहित का मतलब काम नहीं होना, क्या ऐसा होता है, ये तो होगा नहीं। फिर है शक्ति रहित, क्या पावर लेस हो जाता है यानी शक्ति खत्म हो जाती है, ये भी नहीं होगा। कागज रहित, बिल्कुल दोस्तों कागज रहित ही इसका जो होगा राइट आंसर होगा। अगला ऑप्शन है दोस्तों नेतृत्व रहित, ये भी इसका नहीं होगा। इस प्रकार इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू AS3 इज मैंडेटरी टू, लेखांकन मानक 3 के अनुसार रोकड़ प्रभाव विवरण बनाना आदेशात्मक है। पहला ऑप्शन सभी उपक्रमों के लिए, फिर है स्कंद विपणनी एवं सूचयन कंपनी हेतु, 50 करोड़ से अधिक की बिक्री वाले उपक्रमों के लिए, या BC दोनों के लिए। तो दोस्तों जैसे कि इससे पूर्व भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, जो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है वो हमारे भारतीय लेखा मानक या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में दिया गया है। और यहाँ पे किन कंपनियों के लिए मैंडेटरी है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना, तो ये भी हम लोग पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, एक तो वो कंपनी जो लिस्टेड कंपनी होती हैं, एक्सचेंज जो विपणनी द्वारा सूचन कंपनी होती हैं, एक तो वो, और दूसरा दोस्तों जिस कंपनी की 50 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर होती है। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों B और C दोनों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रोकड़ प्रभाव विवरण में रोकड़ आगमन का स्रोत है। पहला ऑप्शन है गैर व्यापारिक भुगतान, चालू संपत्तियों में वृद्धि, दायित्व में कमी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों बताना है इसमें सोर्स ऑफ फंड या इनफ्लो। देखो दोस्तों ये थोड़ा सा लैंग्वेज बार बार चेंज करके दे रहा है आपको। जब भी सोर्स ऑफ इनफ्लो जब भी सोर्स ऑफ फंड आए या इनफ्लो आए, बात एक ही है, क्योंकि सोर्स ऑफ फंड मैंने बताया कि जब भी वर्किंग कैपिटल हमारी बढ़ेगी तो हम उसे सोर्स ऑफ फंड बोलते हैं। या वर्किंग कैपिटल बढ़ने का मतलब है दोस्तों कि फंड हमारे व्यापार में आ रहा है, और जब आ रहा है तो उसको हम इनफ्लो भी बोल सकते हैं। और जब यूज ऑफ फंड होगा, याद रखें यूज ऑफ फंड, जब यूज ऑफ फंड होगा इसका मतलब है आउटफ्लो, इसका मतलब है जब आउटफ्लो हो रहा हो। तो चाहे यूज ऑफ फंड बोले या आउटफ्लो बोले, बात एक ही है। जब ये सोर्स ऑफ फंड बोले या फिर इनफ्लो बोले, बात एक है। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा इसमें से इनफ्लो होगा। पहला ऑप्शन है नॉन ट्रेडिंग पेमेंट, फिर है इंक्रीज इन करंट एसेट, दायित्व में कमी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए दोस्तों जब हम नॉन ट्रेडिंग पेमेंट करेंगे तो इससे क्या होने वाला है, इससे हमारा कैश क्या होगा, वर्किंग कैपिटल क्या होगी, कम होगी, तो ये होगा नहीं। फिर अगला ऑप्शन है चालू संपत्तियों में वृद्धि। चालू संपत्तियों में वृद्धि कब होगी दोस्तों, जब हम उसमें कैश यानी कैश जाएगा, यहाँ पे भी हमारा यूज ऑफ फंड हो जाएगा। दायित्व में कमी का मतलब है दोस्तों जब हम पेमेंट करेंगे, तो यहाँ पे भी हमारा ये आंसर भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है रोकड़ प्रभाव विवरण सहायक नहीं होता है। किस में सहायक नहीं होता है ये बताना है। रोकड़ प्रभाव विवरण कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नॉट हेल्पफुल इन। पहला ऑप्शन है ऋण पत्रों की अदायगी तथा स्थायी संपत्तियों के पुनर्स्थापन के नियोजन में। अगला ऑप्शन है दीर्घकालीन व्यापारिक लाभों के प्रायोजन में। अगला ऑप्शन है पर्याप्त लाभों के बावजूद खराब रोकड़ स्थिति के कारणों की खोज करने में। अगला ऑप्शन है प्रतिष्ठानों की रोकड़ स्थिति का मूल्यांकन करने में। तो दोस्तों सबसे पहले इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में एक क्वेश्चन कराया था कि इसका जो नेचर है वो किस प्रकार का होता है। तो दोस्तों ये प्रश्न भी फिर दोबारा क्या पता मे भी आ जाए। तो जो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है दोस्तों वो एक अल्पकाल का मतलब है दोस्तों, या तो हम उसे शॉर्ट टाइम के लिए या फिर विदन जो साइकिल पीरियड होती है हमारी 1 ईयर की संचालन की, तो उसी के अंतर्गत हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। तो लॉन्ग टर्म तो इसमें होता ही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों दीर्घकालीन व्यापारिक लाभों के प्रयोजन में, इसका प्रयोग के लिए ये सहायक नहीं होती है। दूसरा दोस्तों इसमें जो हो सकती हैं वो है ऋण पत्रों की अदायगी और स्थायी संपत्तियों में पुनर्स्थापना के नियोजन में, बिल्कुल करता है दोस्तों। फिर है पर्याप्त लाभों के बावजूद रोकड़ की खराब स्थिति के कारणों की खोज करने में, बिल्कुल दोस्तों। अगर वर्किंग कैपिटल कम हो रही है या बहुत ज़्यादा कम हो रही है तो उसकी क्या क्या कारण है वो भी उसमें भी हेल्प मिलेगी, क्योंकि जैसे ही वर्किंग कैपिटल में इफेक्ट पड़ेगा वो आपका
उसमें सहायक होगी कि उसमें क्या सुधार किया जा सकता है। अगला है प्रतिष्ठान की रोकड़ स्थिति की मूल्यांकन करने में। जब हमारी वर्किंग कैपिटल कम या ज़्यादा होगी तो हम उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे टॉप 20 क्वेश्चन। तो कैसे लगे आप लोगों को हमारे ये आज के टॉप 20 क्वेश्चन, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। और किसी प्रश्न में यदि आप लोगों को डाउट हो तो उसको भी ज़रूर बताएं, और ताकि मैं आप लोगों का कमेंट में रिप्लाई कर सकूं। और अगर हाँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप लोगों को ये वीडियो सही नहीं लगी तो आप लोग इसे डिसलाइक भी जरूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आखिरकार आप लोगों को ये वीडियो क्यों नहीं अच्छी लगी। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। धन्यवाद।